हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, से पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। तो बच्चों, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने जटिल विद्युत परिपथों को सुगम बनाने के लिए, मतलब परिपथ की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिनको हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बारी बारी से दोनों नियमों को हम विस्तार से समझते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए किरचॉफ का प्रथम नियम। अब बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बनानी होगी संधि। अब ये संधि का मतलब ये होता है बच्चों, जहां पर दो से ज्यादा विद्युत धाराएं आकर मिलती हैं। जैसे यहां पर देखिए, एक विद्युत धारा ये आ रही है, तो बच्चों इस स्थान को हम बोलते हैं संधि। ठीक है, संधि को नाम दे देते हैं ओ। अब यहां पर देखिए, कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। जैसे ये आपको तीर दिख रहा है, ये संधि की ओर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो जो संधि की ओर विद्युत धारा आ रही है, इसको हम बोल देते हैं क्या, I1, और यहां पर बोल देते हैं क्या, I2। ये हो जाएगा I3, ये हो जाएगा I4, ये हो जाएगा I5। सो बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सो बच्चों, योग को हम यहां प्रदर्शित कर देते हैं सिग्मा से। सिग्मा मतलब क्या हुआ, योग। किसका योग, धाराओं का। धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, अब इस नियम के अंतर्गत आगे वैज्ञानिक किरचॉफ ने यह बताया कि अगर विद्युत धारा संधि की ओर आ रही है तो उसको हमेशा लेना है धनात्मक, और अगर विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है तो उस धारा को हमेशा लेना है ऋणात्मक। तो यहां पर देखिए, संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा I1, इसको हमेशा क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। तो ये हो जाएगा I1। अब यहां पर I2 का तीर देखिए, संधि की ओर है तो इसको भी अपन क्या लेंगे, धनात्मक। तो यहां हो जाएगा प्लस I2। अब आगे देखिए, I3 का तीर संधि से दूर है, संधि से विद्युत धारा दूर जा रही है, तो इसको हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक I3। और इसके बाद I4 देखिए, ये भी संधि से दूर जा रही है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस I4। इसके बाद I5, ये भी संधि से दूर जा रही है, तो माइनस कितना हो जाएगा, I5। और इन सब का जो योगफल है वो कितना होता है, 0 होता है, तो बराबर आ जाएगा 0। अब इसके बाद बच्चों, जो ऋणात्मक विद्युत धाराएं हैं उनका हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो I1 प्लस I2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये कौन सी धाराएं हैं सर, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योगफल बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं समेशन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे I और ये हो जाएगा क्या, इनपुट। ठीक है, इनपुट बराबर होगा समेशन, मतलब योगफल विद्युत धारा, और यहां पर लिखेंगे क्या, आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर क्या होता है, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। और साथ में हमें दिख रहा है कि संधि के किसी भी बिंदु पर आवेश का क्या होता है, संचय नहीं हो रहा, मतलब धारा कहीं पे रुकती नहीं है। सो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के क्या होता है, अनुकूल होता है। अब बच्चों, अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चों, किरचॉफ का दूसरा नियम हमेशा बंद परिपथ
या फिर बंद पाश या बंद जाल पर लागू होता है। तो यहाँ चित्र में मैंने दो बंद पाश प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रतिरोध लगाया है R1 और इसके साथ में एक हमने सेल लगाया है। इस सेल को हम बोल देते हैं क्या, E1 बड़ा वाला डंडा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर एक लगाया है छोटा डंडा तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध है और ये जो सेल है इसको नाम दे देते हैं E2, और यहाँ पर प्रतिरोध है तो इसको नाम दे देते हैं R3। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अब अपन को इन सेलों से विद्युत धाराओं को निकालना है। तो पहली सेल है E1, सो E1 से धनात्मक सिरे से विद्युत धारा निकलेगी तो इसको हम बोलेंगे क्या, I1 विद्युत धारा। यहाँ पर दूसरा सेल लगा है, इससे निकलने वाली विद्युत धारा को हम बोलते हैं I2 विद्युत धारा। जब ये दोनों विद्युत धाराएं यहाँ नीचे आएंगी तो इनकी डायरेक्शन, जैसे ऊपर से धारा आ रही है कौन सी, I1, और उसके बाद जो दूसरी धारा आ रही है वो कौन सी है, I2, तो यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ से जाके जो विद्युत धारा बनेगी वो बनेगी I1 प्लस I2। ठीक है, जब विद्युत धाराओं की दिशाएं एक ही हो, जब विद्युत धाराएं एक ही दिशा में हो तो उनको हमेशा जोड़ दिया जाता है, और जब विद्युत धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो उन धाराओं के बीच में ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। इतनी बातें बच्चों क्लियर है क्या? अब यहाँ के बाद जब विद्युत धारा, बिल्कुल खास बात ध्यान से सुनना, जो सेल जितनी विद्युत धारा देगी उतनी विद्युत धारा उसको वापस करनी पड़ेगी। सेल बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे आपने अपने दोस्त को 10 रुपए उधार दिए तो उससे वापस आप कितने रुपए लोगे, 10 रुपए ही लोगे। ठीक है, 11 नहीं लोगे क्योंकि वो क्या है, आपका दोस्त है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सेल E2 विद्युत धारा देती है तो यहाँ से उसको अपन को I2 विद्युत धारा वापस करनी है। इस सेल ने कितनी विद्युत धारा दी थी, I1, तो उसको वापस भी कितनी करनी पड़ेगी, I1 विद्युत धारा वापस करनी पड़ेगी। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो मैं क्या कह रहा हूं। जो सेल जितनी विद्युत धारा छोड़ती है उसको वापस ऋण इलेक्ट्रोड से उतनी विद्युत धारा वापस करनी ही है। अब बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश के चारों ओर बहने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। मतलब क्या लेना है अपन को, धारा लेनी है और उसके साथ का प्रतिरोध लेना है, धारा लेनी है और उसके संगत प्रतिरोध लेना है के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। बीच में कोई निशान नहीं हो रहा, मतलब क्या है, इनका गुणा हो रहा है। गुणनफलों का बीजगणितीय योग, तो सिग्मा मतलब क्या हुआ, योग हुआ, बराबर उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के, यहां पर E1 E2 क्या है, विद्युत वाहक है, विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश के चारों ओर बहने वाली धारा एवं उसके साथ का प्रतिरोध का क्या करना है, गुणा करना है। धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। या फिर बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि किसी बंद जाल के चारों ओर विभवों में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग। विभव को हमेशा हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, V से, और परिवर्तन को हमेशा किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। योग को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी परिभाषा है, ठीक है। क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश के चारों ओर विभवों में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, अब देखो इस नियम को हम अप्लाई कैसे करेंगे।
तो हमें कुछ बातें और सीखनी होगी। तो यहाँ पर अपन नाम लिख देते हैं ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, सी, डी और यहाँ पर हो जाएगा ई, एफ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसी बंद पाश में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे परिपथ में एक लगा है प्रतिरोध, यहाँ पर मैं अलग से लगा दे रहा हूँ, जैसे ये लगा है प्रतिरोध और ये बह रही है धारा। प्रतिरोध का नाम है आर, धारा का नाम है आई। अब बच्चों धारा हमेशा कहाँ से आती है? हमेशा धन इलेक्ट्रोड से स्टार्ट होती है, फिर कहाँ जाती है? ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाती है। तो धारा हमेशा धन से ऋण की ओर आती है। और जब हम केवल 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 प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं, प्रतिरोध में धारा की दिशा में, प्रतिरोध में धारा की दिशा में अगर विभवांतर को मापते हैं तो भी बराबर तुम्हें क्या लेना है? माइनस आई आर लेना है। बिल्कुल बात क्लियर है? मैंने क्या बोला? प्रतिरोध में अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो भी बराबर माइनस आई आर लेना है। और जब इसकी विपरीत दिशा में चले, अब जब भी ऋण से धन की ओर चले तो भी बराबर क्या लेना है? प्लस आई आर लेना है। बोलो क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला? जब भी प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलेंगे तो भी बराबर आई आर, मतलब लेना है ऋणात्मक। धारा की विपरीत दिशा में चले तो भी बराबर क्या लेना है? प्लस आई आर लेना है। क्या मेरी ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है बच्चों तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करके बता दीजिए सर आपने मेरे को जो बात बताई है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब बच्चों सीखते हैं सेल के लिए। सेल के विद्युत वाहक बल को तुम्हें कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेना है। यहां पर देखिए, जैसे ये लिया अपन ने एक सेल, सेल का बड़ा डंडा धन, छोटा वाला ऋण, सेल का विद्युत वाहक बल ई। तो जब भी सेल के धन से ऋण की ओर चलो, जब भी सेल में धन से ऋण की ओर चलो तो विद्युत वाहक बल को हमेशा लेना है ऋणात्मक। बोलो क्लियर है? जैसे इसी सेल पे अपन जा रहे हैं, है ना, ये जा रहे हैं, पहले क्या पड़ा? धन, बाद में क्या आया? ऋण, ऋण लगा देना। और जब भी अगर तुम ऋण से धन की ओर चलो, ऋण से धन की ओर चलो तो विद्युत वाहक बल को हमेशा लेना है क्या? धनात्मक। अब बच्चों यहां पर आपको दो परिपथ दिख रहे होंगे। पहला परिपथ ये दिख रहा है ए बी सी डी ए, बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। चलो ठीक है, तो हम चलते हैं ए से बी की दिशा में। ए से बी की दिशा में सबसे पहले क्या लगा दिख रहा है? सर सेल, सेल का पहला इलेक्ट्रोड कौन सा है? सर धन, बाद में क्या है? ऋण। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों? ऋण लगाएंगे। विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1। मैंने 2 मिनट पहले ही सिखाया कि जब भी धन से ऋण की ओर चलोगे ऋण लेना है। अब क्या आ गया है? सर प्रतिरोध आ गया है। प्रतिरोध में क्या देखते हैं? धारा की दिशा। धारा कहाँ आ रही है? सर ए की ओर, हम जा रहे हैं बी की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V बराबर आई आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आई आर। चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि धारा अपने पाथ की दिशा क्या है? बी की ओर, धारा आ रही क्या? ए की ओर। दोनों की दिशाएं परस्पर कैसी हैं? विपरीत हैं, तो हम लगाएंगे क्या? प्लस। चलो बी से सी आ गए, सी से डी पे आना है। तो देखो प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध क्या है? सर I2 R2, I2 R2। धारा की दिशा माइनस लगा दो। यहाँ पर प्रतिरोध धारा क्या थी? सर I1 थी। प्रतिरोध कितना था? R1 था। ठीक है, धारा की दिशा में माइनस। सेल आया, सेल के ऋण से धन की ओर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? सर हम लगाएंगे धन। फिर क्या लगाएंगे? सर E2 लगाएंगे। इक्वल कितना हो जाएगा? अब D से A में ना तो सेल है ना प्रतिरोध है, सो बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब बच्चों क्या करना है? विद्युत वाहक बल को एक तरफ कर देते हैं और प्रतिरोध और धारा को एक साइड रखते हैं।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, ये E1 ऋण का है, इस साइड आके धन का हो जाएगा। ठीक, ये धन का है, इस साइड आके ऋण का हो जाएगा। तो बच्चों ये अपन ने किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई कर दिया। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों बंद परिपथ अपन को दिख रहा है DCEFD। बंद परिपथ कौन सा, DCEFD। ठीक है, मैं किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो बच्चों यहां पर देखो D से C पे जा रहे, सबसे पहले क्या मिला अपन को, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है सर, E2 है, तो E2 लिख दो। बाद वाला इलेक्ट्रोड ऋण, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ऋण। फिर क्या मिला, प्रतिरोध, धारा I2 प्रतिरोध R2, तो कितना I2 R2। फिर क्या देखते हैं, धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में अपन जा रहे हैं, D से C की ओर धारा आ रही, C से D की ओर, क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, नहीं प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, अपन C की साइड जा रहे हैं, तो धारा और पाथ दोनों एक दूसरे के विपरीत है। चलो ठीक है, C से E। अब यहाँ पर देखो धारा आ रही इस दिशा में, अपन जा रहे हैं इस दिशा में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस कितना हो जाएगा, प्रतिरोध है सर R3 और धारा कितनी है I1, धारा है I1 प्लस I2। ठीक है, फिर आ गए F, फिर आ गए D पर, सो इक्वल कितना हो गया 0। विद्युत वाहक बल का पक्षांतर करो तो कितना यहाँ पे बचेगा I2, यहाँ पे कितना बचा R2 प्लस कितना I1 प्लस I2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना R3 और इक्वल कितना आ जाएगा E2। तो बच्चों ये था किरचॉफ का दूसरा नियम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।